हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपन संजीव डेसरक पढ़ रहे थे और इसमें हमने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आज अपन चौथा मॉडल पेपर लेके आए हैं। चौथे मॉडल पेपर की पहली क्लास रहेगी आज हमारी। प्रश्न संख्या 1 से लेके 15 तक इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। एक बहुत शानदार मौका है, एक सुनहरा अवसर है आपके पास में कि आप इसमें से पूरे पेपर निकाल लें। 8 मॉडल पेपर इसमें हैं, वो सारे के सारे निकाल लें। इसके बाद में एक्सीलेंट में भी 4 दे रखे हैं, वो भी आपको करवा देंगे। वो भी काफ़ी डिमांड आ रही है विद्यार्थियों की और बहुत सारे विद्यार्थी क्लासों को देख रहे हैं। तो आप भी समय समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। डेली क्लास आती है हमारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप उसका लाभ उठाएं। चलिएगा, पहला प्रश्न आज की क्लास में दे रखा है। जैसा कि आपको प्रमेय संख्या के बारे में पूछा है कि एक प्रमेय संख्या को निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है वे प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो P/Q के रूप में लिखा जाएगा तो वो प्रमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन इसमें से करना है आपको। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी के? नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से पूर्ण घन है? पूर्ण घन है तो 36 एक स्क्वायर है, 75 नए स्क्वायर है, नए घन है, 100 एक 10 का स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। जबकि 125 है वो 5 का घन होती है। जैसे 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, 5 5 25, 25 5 125 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा? ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें से आएगा या सी आएगा, जो भी है। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 125 है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साइकिल 500 रुपये में खरीद कर 20% हानि पे बेची जाती है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पता है आपको कि 20% हानि पे बेची जाएगी, 20% हानि पे बेची जाएगी। वैसे अगर जितने में खरीद कर उतने में बेचें तो 500 रुपये में खरीद के 500 रुपये में बेच देता, लेकिन अगर वो 20% की हानि कर रहा है तो 80 में बेचेगा। यानी 500 का आपको क्या निकालना है? 80% निकालना है। और 500 का 80% किस प्रकार से निकालेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए नीचे 100 लगाएंगे और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। 80 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में, यानी 400 रुपये में बेचेगा। 400 रुपये में बेच देगा तो ऑप्शन नंबर आपके पास में डी राइट हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा द। ठीक है, यानी 20% की हानि पे। अगर वो 20% के लाभ पे बेचता तो क्या करता? 100 प्लस में 20 हो जाता, यानी 500 का आपको 120% निकालना पड़ता। समझ गई? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 80 ग्राम कागज का मूल्य 40 रुपये है तो 100 ग्राम कागज का मूल्य बताना है आपको। देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? 80 ग्राम कागज का मूल्य 40 रुपये दे रखा है, तो आपको 1 ग्राम का निकाल लेना है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि 80 ग्राम कागज का मूल्य, वैसे आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, 40 रुपये दे रखा है, तो आपको निकालना है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कागज का निकालेंगे तो 40 में 80 का भाग देंगे, 40/80 रुपये, यानी 1/2 रुपये आ जाएगा। 1/2 रुपये आएगा। आपको निकालना है 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा? इसको आप करेंगे 1/2 गुणा में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा? 50 रुपये आ जाएगा। तो 100 ग्राम कागज का मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर डी यानी द आ जाएगा। तो चौथे में भी द आएगा, दूसरे में स आएगा, तीसरे में द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बीजीय व्यंजक कितने पदों का है? बीजीय व्यंजक 3 पदीय है, त्रिपदीय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3 पद हैं, x, 3x, 2x और 6, ये 3 पदीय हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 6। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, आमने सामने की, यही तो समांतर चतुर्भुज है। यही तो क्या है? आपस में समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 128 को भाग देने पे भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 128 को भाग देने पे भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। सातवें प्रश्न में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 128 के करने, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा तो ये आएगा 64, फिर 2 का भाग जाएगा तो आएगा 32, 2 का भाग जाएगा तो 16, 2 का भाग जाएगा तो 8, 2 का भाग जाएगा तो 4, 2 का भाग जाएगा तो 2 और फिर 2 का भाग जाएगा तो 1। देख लेते हैं, हमें पूछा है पूर्ण घन पूछा ना, 128 को भाग देने पे भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 3 3 का पेड़ देखते हैं, यहाँ से 3 3 और ये 3 3, यानी यहाँ से लिखेंगे 128 इजिकल टू 2 गुणा में 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 2 और गुणा में 2, अकेला 2 बच गया, इसमें से 1 2 आ जाएगा, इसमें 1 2 आ जाएगा। अब बचा क्या आपके पास में, 2 बचा, यहाँ युग्म के अलावा 2 बचा है, 2 बचा है, इसलिए 128 में 2 का भाग देने पर 128 बटे 2 यानी 64, भाग देने पे, वैसे ऐसे लिख दो, पहले थ्योरी लिख दो, भाग देने पे प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा, 128 में 2 का भाग दिया 64 आ गया, और लिखेंगे 64 का क्यूब रूट है, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा आपके पास में 4 हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4 होगा। तो इस हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आ जाता है 8। इसमें आपको करना है कि व्यंजक ए बी और a माइनस बी का गुणनफल करना है। तो ए बी ये है, a माइनस में b मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b माइनस में a b स्क्वायर, यानी ए बी का पहले a के साथ में मल्टीप्लाई, फिर ए बी का मल्टीप्लाई b के साथ में करेंगे। तो एक बार a के साथ में करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, और b के साथ में करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश अंतःकोण संभव है। कोई समबाहुभुज है, यानी जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, वही तो समबाहु होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, उसी को समबाहु कहते हैं। लेकिन बहुभुज किसे कहते हैं, तो वह आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाएं होती है, कम से कम 3 भुजाएं होती है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु कहते हैं। जैसे हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का होता है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जैसे आपने ये त्रिभुज बना लिया, ये भुजा ये भुजा सारी बराबर हैं, ये P Q ये R हैं, ये कोण तीनों बराबर होंगे। समान भुजाओं के सामने की भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी का सम कितने का होता है, 180 का होता है। इसमें आप 3 का भाग देंगे तो आपके पास में 60 डिग्री का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है। तो लिखेंगे समत्रिभुज में प्रत्येक समत्रिभुज में प्रत्येक अंश कोण का मान बराबर होगा 60 डिग्री का होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके पास में 10 नंबर। दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा
6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 6 गुणा में 100, 6 का गुणा 100 के साथ में करेंगे तो 600 आ जाएगा। और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर किया है ना, भुजा स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इस हिसाब से लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में ये आ जाएगा। आयतन निकालना होता तो वहाँ पे क्यूब लग जाता, लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के रूप में होता है, इसलिए 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न में हमें ये बोला गया है कि मान लीजिए आप पहिए को घुमाते हैं, जैसा कि पहिया जो आकृति दे रखी है इस पे आपको आंकड़े दे रखे हैं GRG। अब इसमें टोटल देखो कितने हैं, देखिए यहाँ पे हमें निकालनी है एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले लिखते हैं कुल परिणाम, या पहले लिखते हैं कुल परिणाम। तो इसमें कितने हैं, यहाँ से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम कितने हैं 8 है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल में हमें किसका निकालना है, हमें तो हरे का निकालना है। तो हरे के कौन से, ग्रीन के देखिएगा, ग्रीन के देखिएगा तो ग्रीन कौन कौन से हैं, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ग्रीन के कौन से हैं, ये 5 हो गए, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5। तो लिखेंगे क्या, लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा त्रिज्याखंड आने की, हरा त्रिज्याखंड आने की या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे, फॉर्मूला होता है अनुकूल, आपको पूरा लिखना है, अनुकूल परिणाम बटे नीचे आएगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 है, कुल परिणाम 8 है, तो ये जो आपका राइट आंसर बनेगा वो 5/8 बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस हिसाब से क्वेश्चन के साथ में इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले भी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा या आ रहा है। आपका प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य पे उपयुक्त में आपको ये टिक का निशान लगाना है, गुड का निशान लगाना है। तो देखो संख्या 1809 2 से विभाजित है, ये भाई साहब बोल रहा है कि 2 से विभाजित है, जबकि इसमें इकाई का अंक 9 है जो कि एक विषम संख्या है। इकाई का अंक विषम संख्या आ गया तो 2 से विभाजित कभी भी नहीं हो सकती, तो ये बात क्या है, असत्य है। इसकी बात असत्य है तो हमने असत्य पे गुड का निशान लगा दिया। 616 9 से विभाजित है, 616 9 से अविभाजित है भाई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अविभाजित है, यानी आपने जोड़ लिया 616 के अंकों का योग जोड़ते हैं, 1 6 प्लस में 1 प्लस में 9 कितना 6 है, यहाँ पे 6 प्लस में 1 प्लस में 6, 6 और 6 12 और 1 13 आ गया। 13 में 9 का भाग नहीं जाता, 13 में 9 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 9 से अविभाजित है। ये बात इसकी एकदम सही है, 100% बात है। तो यहाँ पे क्या आ गई, सत्य पे आप इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विभाजन n डिवाइड बाई 2 के शेषफल 1 प्राप्त होता है तो n की इकाई का अंक विषम होगा। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको समझना है। इसने बोला है कि n में भाग देते हैं, n में 2 का भाग देने पे हमारे पास में शेषफल 2 1 प्राप्त होता है, तो हमें n का मान बताना है कि सम है या विषम। जैसे आपने उठा लिया 2 से बड़ा ही मान लेना है ताकि आप भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे आपने 3 ले लिया, 3 में 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2 बच गया 1, यानी 1 शेषफल बच रहा है। फिर आपने 4 लिया, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 2 4 पूरा पूरा चला गया, शेषफल 0 बच गया। फिर आपने 5 लिया, 5 में 2 का भाग दिया, 2 2 4 बच गया 1। फिर आपने क्या किया, आपने 6 में भाग दिया 2 का, 2 3 6 शेषफल 0 बच गया। फिर आपने क्या किया, 7 में 2 का भाग दे के देखा, 2 3 6 बच गया 1, यानी 1 शेषफल यहाँ पे बचा, 1 शेषफल यहाँ पे बचा, 1 शेषफल यहाँ पे बचा।
तो यहाँ पे एक एक शेषफल बच रहा है, जबकि ये जो n यही तो है n, तो ये n का मान क्या आ रहा है आपके पास में 3, 5, 7 इस प्रकार से आगे 9 आ जाएगा, यानी एक विषम संख्या आ रही है। एक विषम संख्या आ रही है, n की इकाई का अंक विषम संख्या होगी, ये बात एकदम राइट है, एकदम राइट हो जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। तो 12 नंबर के 3 नंबर में आपके पास में सत्य आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई संख्या 3 से विभाजित होती है यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। हाँ सही है, जैसे आपने लिखा 33 के अंकों का योग 3 प्लस में 3 किया 6 आ गया, 6 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। यानी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है वो क्या है, संख्या 3 से विभाजित होगी, ये बात एकदम सही है। इसमें आ जाएगा आपके पास में सत्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है, आकृतियां दे रखी है, आकृतियों में हमें देख के बताना है कौन सी आकृति ऊपर से है, कौन सी पार्श्व से, जो भी आपको दे रखा है। दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य की पहचान कर नीचे दी गई रिक्त स्थान पे ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य में उपयुक्त विकल्प लिखना है। जैसे ये 5 kg का एक बाट दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखेंगे तो 5 kg का ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये ऊपर से का है, ऊपर का है ना, ऊपर से दृश्य ऊपर से दिखाई देगा इस प्रकार का। साइड से देखेंगे तो इस प्रकार की जो आकृति आपको ये 3 फलक दिखाई देंगे। ये जो 3 फलक दिखाई देंगे ये क्या हो जाएगा, सामने से हो जाएगा, ये सामने से दृश्य हो जाएंगे। और ये जो आकृति आपको दिखाई देगी ये ऊपर वाली दिखाई देगी, ये आपको ऊपर से दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आपको ये दे रखा है, ये जो आकृति है, ये जो आकृति किस में दिखाई देगी, ये तो सामने से दिखाई देगी, ये आपको सामने से दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सामने से दृश्य। और इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से ओनली फॉर आपको 3 ही फलक दिखाई देंगे। जैसे एक तो ये दिखाई देगा, एक आपको ये दिखाई देगा और एक आपको ये दिखाई देगा, तो 3 ही दिखाई देंगे। तो ये क्या आएगा, ऊपर से दृश्य हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर में आपको एक ग्राफ दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, और इसमें टोटल 200 दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, अलग अलग कारणों से है। 70% जो वाहन चालक की गलती से दुर्घटनाएं हो रही है, 20% अन्य कारणों से हो रही है, 6% सड़क खराब होने के कारण हो रही है और 4% पीड़ित की गलती से हो रही है। ये इस प्रकार से आंकड़े आपको दर्शाए गए हैं पाई चार्ट में। इसमें आपको पहला प्रश्न है कि खराब सड़क व पीड़ित की गलती से क्या दिया गया है, खराब सड़क व पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत की दुर्घटनाएं हुई। तो खराब सड़क देखनी है सबसे पहले और फिर आपको पीड़ित देखना है। तो खराब सड़क कहाँ पे है, खराब सड़क 6% हो रही है और पीड़ित का है 4%, टोटल 100% है, टोटल 100% है। यानी आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे करता हूँ मैं, यानी आपको दे दिया 100% बराबर 200 दुर्घटनाएं हैं। 200 दुर्घटनाएं, 1% का मान कितना होगा, 200/100, यानी 1% बराबर 2 दुर्घटनाएं आती हैं। 1% बराबर 2 दुर्घटनाएं आती हैं। जबकि आपसे पूछा है खराब सड़क होने के कारण, तो लिखेंगे पहले का आंसर लिखेंगे खराब सड़क होने के कारण दुर्घटना, खराब सड़क होने के कारण दुर्घटना क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 6% है ना, 6 का और 1% का मान 2 दुर्घटना आया, तो 6 का मान कितना आ जाएगा, 12 दुर्घटनाएं हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे पीड़ित की गलती से, नहीं, पीड़ित की गलती से दुर्घटना, तो ये कितनी हो जाएगी, 4% हो रही है, 1% का मान 2 है, 4 दूनी 8 दुर्घटनाएं हो जाएगी।
तो कुल कितनी होगी, कुल दुर्घटना, कुल दुर्घटना कितनी हो जाएगी, 12 तो खराब सड़क से और 8 पीड़ित से, टोटल हो जाएगी 20। ये आपका क्या बन गया, इसका राइट आंसर बन गया। दूसरा प्रश्न उठाते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है कि अधिकतम दुर्घटना किस कारण से हो रही है। अधिकतम दुर्घटना देखेंगे ग्राफ में सबसे ज्यादा किस में है, तो जो सेकंड का जो आंसर होगा तो लिखेंगे अधिकतम दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हो रही है। दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हो रही है और लिखेंगे 70% गुणा में 2 यानी 140 दुर्घटनाएं। कितनी दुर्घटनाएं हो रही है, और 140 दुर्घटनाएं हो रही है, 140 दुर्घटनाएं हो रही है सबसे ज़्यादा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका प्रश्न था। देखो प्रश्न ये है, इसमें पीडीएफ में करवाने का सबसे बेहतर आपके लिए यही रहता है कि आपको प्रश्न भी कहीं पे जाके देखने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने बना रहता है। जैसे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं प्रश्न के साथ साथ में, और नीचे जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, ठीक है, इसके ये प्रश्न थे, हमने उसका सॉल्यूशन ऊपर कर दिया, जैसा कि इसको नीचे करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में डायग्राम ऊपर ही था इसलिए हमारे पास में जगह थी, हमने ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए x डिग्री बराबर तो होगा 80 डिग्री, x का मान, या ऐसे लिख दें, इसलिए एंगल DAB बराबर होगा एंगल DCB, जबकि DAB का मान आपको दे रखा है 80 डिग्री और वो दे रखा है आपको x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। x का मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। और एंगल ADC बराबर होगा एंगल ABC, तो ADC का मान कितना है, y डिग्री है, यानी y है, और ABC का मान कितना है, 100 डिग्री है, तो y का मान कितना होगा, 100 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए x का मान आपके पास में हो जाएगा x डिग्री और y का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 80 डिग्री और y का मान हो जाएगा आपके पास में 100 डिग्री, यानी कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, एक कंडीशन ये भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों ही सही है। दो समांतर कोई समांतर चतुर्भुज दे दिया, इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है, समांतर भुजाएं होती है, तो इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे ये कोण और ये कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, ये मैंने पहले वाले क्लासों में बता दिया आपको। आसन कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपको y डिग्री दे रखा है और ये आपको दे रखा है 80 डिग्री, तो इनमें कितना और जोड़ दें कि ये 180 बन जाए 80 में, तो 80 में 100 जोड़ेंगे तो y का मान कितना होगा, 100। इसी प्रकार से इन दोनों का मान भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का मान भी 180 डिग्री होगा। जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक ही ओर बने कोणों का मान हमेशा क्या होता है, योग इसका 180 डिग्री होता है। तो ये भी 180 है, तो ये x डिग्री है, ये आपको 100 दे रखा है, 100 में कितना जोड़ दें कि 180 प्राप्त हो जाए, तो हमने इसमें 80 जोड़ दिया, तो x का मान कितना होगा 80 और y का मान कितना होगा आपके पास में 100 डिग्री होगा। या आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने ये आज की क्लास में 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तुरंत उसका लाभ उठा लें। तो चलिएगा विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।